हाँ तो मित्रों, हिस्ट्री के कुछ मेंस एग्जाम में पूछे गए बाउंसर क्वेश्चंस। एंशिएंट मिडिवल आर्ट कल्चर हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट इज फ्रीडम स्ट्रगल। सर यहाँ पर 2022 में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हालांकि सिपाही तो भारतीय थे, फिर भी ये लगातार जीत क्यों रहे थे? व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन मेजोरिटी आर्मीज केप्ट विनिंग? सर ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये हम लोग प्रीलिम्स दोनों में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का मतलब ही ये है कि कैसे ब्रिटिश भारत के अंदर आते हैं और कैसे यूरोपियंस को और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंडियंस को खत्म करते हैं, यानी कि भारत के जो रजवाड़े थे, मुगल्स थे या प्रिंसेस स्टेट थे, बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। अब इसमें ये थीम में यही पूछा गया है कि वाई कंपनी वॉन ओवर न्यूमरिकली लार्जर नंबर ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब भारतीय राजा के पास सेना की संख्या बड़ी थी। साथों के साथ इवन इंडियन राजाओं के पास वेपन्स भी हुआ करते थे उसके बावजूद भी, मतलब पूरा पूरा थीम इसके ऊपर ही है। अब आप देखिए कि इसके पीछे का कारण क्या था, व्हाई द ब्रिटिश वर विनिंग ओवर इंडिया। आपको इसमें कहानी पता होनी चाहिए कि बक्सर में क्या हुआ था, आपको पता होनी चाहिए कि प्लासी में क्या हुआ था, आपको पता होनी चाहिए कि कैसे मराठाओं को डिफीट किया गया था। एवरीवेयर यू विल सी कि देयर वाज वन थियरी दैट वाज गोइंग ऑन, जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल की थियरी या कॉन्स्पिरेसी की थियरी, डिप्लोमेसी की थियरी। तो हमें इस आंसर के अंदर आपको खाली और खाली ब्रिटिश सुपीरियरिटी को नहीं लिखना है कि देखो ब्रिटिश मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही एडवांस थे, उनके पास मॉडर्न वेपन्स हुआ करते थे, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अच्छी थी, ड्रिलिंग स्किल्स अच्छी थी, आर्मी में मूवमेंट अच्छा कर पा रहे थे। पर साथों के साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ब्रिटिश हर बार युद्ध के अंदर नहीं जीतते। ब्रिटिश जैसे प्लासी के कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो प्लासी में क्या हुआ था, प्लासी तो एक कॉन्स्पिरेसी हुआ करता था। के एम पानीकर इसके बारे में लिखते हैं कि इट वॉज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये तो एक आर्थिक व्यवहार था। प्लासी में 50,000 की सेना सिराजुद्दौला के सामने है, मतलब उसके पास खड़ी हुई है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3,000 बंदे हैं। रॉबर्ट क्लाइव 800 गोरो सैनिकों की सिपाही कर रहा है, मतलब उसके आगेवानी कर रहा है, और उसके अंदर करीबन 2,200 के आसपास भारतीय मूल के सैनिक है। तो इसमें कहानी ये थी कि कहाँ 50,000 और कहाँ 3,000। टेक्निकली मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो 50,000 3,000 के ऊपर भारी पड़ेंगे, पर रियलिटी ये हुआ करती थी कि उसमें कॉन्स्पिरेसी की गई, षड्यंत्र किया गया। मीर जाफर जैसे लोगों ने, जगत सेठ जैसे लोगों ने गद्दारी करके इवेंचुअली नवाब को हराया। तो ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ सर हमको देखने को मिल जाती है जहां कॉन्स्पिरेसी मिलती है, पहली बात। दूसरा, ब्रिटिश विनिंग ओवर इंडिया, उसके पीछे का एक कारण आपको ये भी मिल जाता है उनकी लीडरशिप स्किल्स। आप बहुत सी लड़ाइयों के अंदर देखोगे तो आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स मिलेंगे जो बहुत ही शौर्यता से लड़े। जैसे बक्सर के केस में ये हुआ। बक्सर में ऐसा हुआ कि वहां पे भी 40-50 हजार के बीच में सेना इकट्ठी हुई थी, 3 राजाओं की। तो मीर कासिम जो बंगाल का भगोड़ा नवाब हुआ करता था, या मुगल बादशाह शाह आलम टू, या अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को यहाँ पे बक्सर के अंदर हराया जाता है मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा। वहां पे भी 40,000 इंटू 8,000, सामने अंग्रेजों के पास 8,000 सैनिक है, वहां 40,000 इंडियन राजाओं के पास थे। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको बक्सर के अंदर देखने को मिलती थी, उसमें ये थी कि द ब्रिटिश वर फाइटिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड वे, एंड दे वर ट्राइंग टू मेक श्योर कि इनकी जो डिफेंस है उनको तोड़ दिया जाए। ये 3 राजा साथ में फाइट कर रहे थे, पर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं, क्योंकि इनकी मिलिट्रीज जो हुआ करती थी, ये मिलिट्रीज में कभी कंबाइंड ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये तो पहली बार युद्ध में उतरे और सबके सब हार जाते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम था कि भारतीय राजाओं के पास सैन्य बल ज्यादा है, पर टेक्निक स्किल्स जो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी के साथ, और जब कंबाइंड लड़ाई हो रही है तो उसमें कैसे फाइट करना है वो नहीं मिलता। तीसरी कहानी में सर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थानिक ऑफिशियल्स मिल जाएंगे, राजा मिल जाएंगे, जो अंग्रेजों की मदद करते रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत केस में। अब जैसे प्लासी के केस में हमको ये चीज देखने को मिलती रही सर। प्लासी के सिवाय आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, मराठाओं के केस में। तो जब तीसरी आंग्ल मराठा वॉर हो रही थी, तो 1818 के आसपास की ये बात है, 1817 के दिसंबर और 1818 की शुरुआत की जनवरी महीने की, और पहले 1 से 5 के बीच में ही। और उसमें ब्रिटिश पुणे में हार रहे थे पेशवा के सामने, पेशवा बाजीराव टू के सामने। और स्थिति ये क्रिएट हो गई थी कि द ब्रिटिश वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट। पर मराठाओं के कंटेक्स्ट में मराठा कम्युनिटी से ही, यानी कि मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी से ही एक कम्युनिटी है जिसका नाम है महार कम्युनिटी। बेसिकली डिप्रेस क्लासेस, दलित वर्ग, जिसे विल सी की बाबा साहेब आम्बेडकर उसके लिए आवाज बुलंद करते बाद में। महार कम्युनिटी के साथ जो हिस्टोरिकल अन्याय हो रहा था, इसके कारण महार कम्युनिटी विल्सी की ब्रिटिश की तरफ से आई, और उन्होंने पेशवाओं को हराने के लिए ब्रिटिश की तरफ से फाइट किया और पूरी पूरी गेम पलट दी। तो ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल जाते हैं कि इंडिया की सोशल फॉल्ट लाइंस, यानी कि सामाजिक रूप से हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, उसका फायदा उठाया गया ब्रिटिश के द्वारा। और इस तरह से भी हमें ये पता चल जाता है कि पेशवा के पास भी बड़ी सेना थी, तब सामने अंग्रेजों की तरफ से आप देखोगे 500 लोग फाइट कर रहे थे महारों के साथ मिलके, उन सब के बावजूद भी ये लोग जीत गए। तो ऐसे सर बहुत से केसेस आपको मिल जाते हैं जहां लीडरशिप, फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लोर करना,
अपनी स्किल्स, अपनी कोऑर्डिनेशन, अपनी टेक्निक, उसके थ्रू आगे चलना। इनफैक्ट ये चीज़ ब्रिटिश ने नहीं, ये फ्रेंच ने सर सबसे पहले प्रोमिनेंट की थी। मतलब तकरीबन 1748 के आसपास का ये टाइम था, 48-49 के आसपास का। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे कार्नाटिक वॉर्स कहते हैं, यहाँ दक्षिण में शुरू हो रही थी। और कार्नाटिक का नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी एक सेनापति को महफूज खान की अध्यक्षता में 10,000 सैनिकों के साथ फ्रेंच के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। और फ्रेंच ऑफिशियल था जिसका नाम था कैप्टन पैराडाइज। पैराडाइज ने महफूज खान को जन्नत दिखा दी। ऐसी जन्नत दिखाई कि 1,000 बंदों के साथ फ्रेंच ऑफिशियल 10,000 की सेना वाले अंग्रेज राजा की सेना को पराजित कर गए। और ये चीज में पहली बार ये प्रूव हुआ था, जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉम के रूप में हम लोग कहते हैं। तो जहां पूरी की पूरी कहानी बदल गई थी, जो पूरी गेम पलट दी गई थी कि भाई देखो, एक इतनी बड़ी प्रोमिनेंट फोर्स को ये लोग डिफीट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंच ने भी किया। ये फ्रेंच को देख के अंग्रेजों को भी समझ में आ गया। भारत के राजाओं के बीच में जो फॉल्ट लाइन्स थी वो भी उनको समझ में आ गई। और फिर धीरे 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 करके जैसे ब्रिटिश की आर्थिक शक्ति भारत में मजबूत हुई, जैसे ये लोग बंगाल बिहार जब जीते हैं 1764 के बाद, तो बंगाल बिकेम द फाइनेंशियल फेज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्सपांशन। तो यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ भारतीय सैनिकों के पीछे लगाया और कहा कि तुम लड़ो अपने ही भाइयों के साथ। हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का अभाव था। हमारे यहाँ उस पीरियड के अंदर नेशन बिल्डिंग के केस में देखोगे तो सैनिकों के साथ उस प्रकार की वो फीलिंग नहीं थी। तो इसके कारण मर्सनरीज के रूप में इंडियंस का ही उपयोग किया गया, इंडियंस को ही पराजित किया गया। कि आज़ादी के पर्व पर केवल 1699 में पूरे एक साल के लाइव क्लासेस की एक्सेस अनअकैडमी आपको दे रहा है, लेकिन ये ऑफर 19 अगस्त को ख़त्म हो रहा है और तब तक आप ज्वाइन करेंगे तो 80 लर्नर्स की फी रिफंड की जाएगी, क्योंकि आज़ादी के 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। जी सर, ये जो आप बता रहे थे कि अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि जैसे जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाई गई, राइट, तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम सिख कम्युनिटी के सिपाही यूज़ करेंगे तो वो इसमें हिचकिचाएंगे, हमारा सहयोग नहीं देंगे। तो नेपाली गुरखा और कुछ उसको अफगान और लेके पठानों की उन्होंने पलटन बुलाई थी। राइट। तो ये भी सब डिवाइड एंड रूल देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये भी सर मुझे नहीं लगता सीधा सीधा इसका जवाब दिया नहीं, गया। इसका सीधा सीधा मतलब एक टॉपिक नॉर्मल बुक्स में भी दिया होता है कि व्हाई द ब्रिटिश केप्ट विनिंग ओवरऑल अगेंस्ट द यूरोपियन कंपनीज, जैसे उनकी फाइनेंशियल पावर और ये। पर ये तो भारतीय राजाओं के कंटेक्स्ट में दिया गया। इसको एक्चुअली विलियम डेरिएम्पल ने बहुत अच्छे से लिखा है, अपनी किताब है एनार्की नाम की, जिसमें कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉर्पोरेट गेम करके भारत के ऊपर जीत हासिल की थी। तो उसमें मतलब उसके कंटेक्स्ट में है। और फिर ये 1857 भी उसका प्राइम एग्जाम्पल है। Yes. आप देखिए आखिर में ये मंगल पांडे और इन सबको फिर एहसास हुआ कि भाई हम लोग को क्या कराया जा रहा है, तब वो एनफील्ड राइफल का इशू आया। पर तब तक तो बहुत देरी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट पूरा भारत जीत लिया था इन्होंने। जी सर, तो आपने जो बताया कि डिसिप्लिन ड्रिल और यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर था, structure वहाँ का पर एक 3 issue राजा था। लड़ रहे थे लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे। उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी टैक्टिक्स बहुत बढ़िया थी। उन्हें रेगुलर सैलरी ट्रेनिंग मिलती थी और उसके चलते वो ज़्यादा रिलायबल थे पैसे। और डिप्लोमेसी, अलायंसेस और डिवाइड रूल पॉलिसी के चलते कैसे कर 5,000 की सेना 30,000 को हरा रही है। अब सर एक ये इंडियन रूलर्स की यूनिटी नहीं होने का एक आपको एकदम प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। 1780 में सेकेंड एंग्लो फ्रेंच यानी कि सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया। मतलब मैसूर को टेक ओवर करने के लिए टीपू सुल्तान और हैदर अली के सामने ये लोग फाइट करते हैं। हैदर अली ने 1780 में मराठा और निजाम को अपने साथ में लेके आ गया। तो उन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाई थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब देखने वाली ये थे, भारत के 3 राजा साथ में थे। 1782 तक आते आते ब्रिटिश ने मराठास को तोड़ दिया, निजाम को तोड़ दिया और मैसूर को आइसोलेट किया और उसके बाद उसको पराजित किया। तो ये चीज अंग्रेजों के यहाँ सीखने वाली है कि वो कौन सी डिप्लोमेसी यूज कर रहे थे। कैसे विटामिन एम का उपयोग किया गया, विटामिन मॉनी का, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो कहानी है वो रुपयों की मदद से भारत के ऊपर जीत हासिल की है। और आयरनी इस बात की है कि ये रुपया इंग्लैंड से नहीं आता था सर, ये रुपया बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से जो रेवेन्यू आ रही थी उसी से ही कमा के हमारा ही पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करके खत्म किया गया। अच्छा सर, इस पर मुझे एक और भी प्रश्न होता है कि यही मराठा साम्राज्य जो उत्तर में काफी तक पहुंच गया था जब लेटर मुगल एज में राइट मुगलों का पतन हो रहा था, राइट, तो अंग्रेजों ने उनके सामने, उनकी गेरिला टेक्टिक के सामने भी इसको कैसे जीत हासिल की? सर मराठा के साथ दिक्कत ये थी कि 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु होगी और ऊपर दिल्ली में लेटर मुगल्स का दौर शुरू हुआ, 1707 से लेके 1761 का एक्चुअली फेज था मराठा फेज, जिसे हम लोग कहते हैं द फेज फ्रॉम अटक टू कटक। कटक यहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, अटक आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर मिलेगा, ऑल द वे अप टिल अफगानिस्तान। तो ये कटक से लेके अटक तक का जो रीजन है वो बेसिकली मराठा सरदार चौथ उगराने के लिए उपयोग लेने लग गए।
1761 में मराठास को सेटबैक पड़ा, थर्ड पानीपत होती है, अहमद शाह अब्दाली इनको पराजित करता है और इनको वापिस आना पड़ा। वापिस मतलब इनका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। ब्रिटिश ने ये चीज तब देख ली थी, पर वो मराठा के साथ फाइट नहीं करते। इनफैक्ट मराठास के केस में ब्रिटिश को ये डर था कि ये, क्योंकि एक सरदार नहीं मल्टीपल राजा है, पेशवा है, पेशवा के साथ 4 मराठे सरदार है, गायकवाड़ है, होलकर है, सिंधिया है, भोंसले है। इनफैक्ट छत्रपति शाहू महाराज जब तक जीवित थे तो वो भी यहाँ पे दक्खन में सतारा के अंदर बैठा करते थे। ब्रिटिश 1775 से लेके 1818 तक, 1818 तक, ऑलमोस्ट 40 साल तक मराठास के साथ 3 युद्ध करते हैं। 1775 से 82 के बीच में, फिर 1803 से 1805 के बीच में, और 1817-1818 के बीच। इनफैक्ट इन तीनों युद्ध में ब्रिटिश ने मराठास की कॉन्फेडरेसी, उनका जो संघ था, उसको तोड़ दिया। पेशवा की फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसको एक्सप्लोइट किया। मराठे सरदारों के बीच में जो पावर स्ट्रगल थी उसको एक्सप्लोइट किया। पेशवा की अपने राजाओं के साथ, अपने मराठे सरदारों के साथ, होलकर के साथ या गायकवाड़ के साथ नहीं बन रही, उसको एक्सप्लोइट किया। तो ये जो डिवाइड एंड रूल आप कह रहे हो ना, ये हर जगह के ऊपर ब्रिटिश के द्वारा यूज की गई थी। एवरीवेयर द अलायंसेज एंड द डिवीजन वाज यूज्ड अराउंड, एंड भारतीय राजाओं को ही भारतीय राजा के खिलाफ फाइट करा के इवेंचुअली मराठास को 1818 में इन्होंने डिफीट किया था। और डिफीट ऐसे किया कि इन्होंने भारतीय मराठे सरदारों को खत्म नहीं किया, इन्होंने उनका मुखिया जो था, जो इनको यूनिफाई करता था, पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया। इसके लिए 1818 में आप देखोगे तो पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड, द मराठा रूलर्स वर अलाउड टू रूल इनटू देयर एरिया। जैसे ये वाला रीजन है, ये येलो वाला, ये वडोदरा स्टेट था गायकवाड़ का, राइट। ये होलकर आपको देखने को मिल जाए, इंदौर में मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको ग्वालियर देखने को मिल जाएगा, जहां सिंधिया बैठा करते थे। तो इन सबको अलाउ किया गया अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमसी, बट पेशवा खुद जो पुणे के अंदर बैठते थे, उनकी अथॉरिटी को नाबूद कर दिया। अच्छा सर, इसमें हैदराबाद की क्या भूमिका है? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि असल में हैदराबाद के पास ना उतनी मिलिट्री या सत्ताएं थी, तो फिर भी वो कैसे इन सब के बीच सर्वाइव कर पाए? सर 2 चीज़ हुई एक्चुअली। 18th सेंचुरी में हैदराबाद मुगलों से, मतलब टेक्निकली प्रैक्टिकली अलग हो गया, थियोरेटिकली इट वाज स्टिल पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। 1722 में असफजा, निज़ामुल मुल्क, कुली खान, कमरुद्दीन मलिक, मोहम्मद शाह रंगीला को टाटा बाय बाय करके अपने यहाँ राज्य की स्थापना करवाते, इंडिपेंडेंट हो गए प्रैक्टिकली। उसके बाद आप देखोगे 1740s के और 50s 60s के दशक में ये पहले फ्रेंच के प्रभुत्व में आए थे। डुप्ले ने यहाँ पे एक अधिकारी को भेजा था, बसी को। होता क्या है कि फ्रेंच जब हारे, वहां बसी को वापस बुला दिया गया और उसके बाद अंग्रेज घुस गए। अंग्रेजों ने हैदराबाद को एक्सप्लॉइट किया इन द नेम ऑफ मराठास एंड इन द नेम ऑफ मैसूर, कि भाई देख, तेरे आजू बाजू में 2 दुश्मन हैं, एक मराठे बाजू में है और नीचे दक्खन में मैसूर है। अगर तुम्हें उससे बचना है तो हमारे साथ डिफेंसिव अलायंस कर दे। ये डिफेंसिव अलायंस के रूप में हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, तो हमारे साथ फाइट भी करने आना, तेरे ऊपर अटैक हमारे ऊपर कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर से कंसीडर किया जाए। और इसके कारण आप देखोगे कि जब मैसूर के साथ युद्ध हुआ तो हैदराबाद हमेशा उनका साथ देता था। टीपू सुल्तान को और हैदर को खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट इन्होंने साथ दिया। मराठाओं के साथ हैदराबाद की नहीं बनती थी, क्योंकि पेशवाओं के समय पे, जब बाजीराव वन थे, उनके समय पे हैदराबाद का ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। उनकी टेरिटरी और उनके रिसोर्सेज को लेके भी, इनकी बॉर्डर्स की लेके कॉन्फ्लिक्ट बहुत से चल रही थी। तो हैदराबाद को हमेशा इनसे इनसिक्योरिटी रही है। ब्रिटिश ने हैदराबाद को इतना डराया चारों तरफ से घेर के, और खास करके 1750-60s के बाद जब फ्रेंच नहीं बचे थे, तो उसको अंदर से ही इन्होंने कंट्रोल कर दिया। उनके निजामों को, खास करके उनके जो राजा थे, उनके साथ डिफेंसिव पैक्ट करके, जो बाद में जाके हम लोग कहते हैं सब्सिडरी अलायंस के रूप में। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहला जिसके साथ साइन किया था 1798 में, हैदराबादी था। तो वो दर्शाता है कि उनकी फिर मिलिट्री ले ली गई वंस दे डिड द सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा हम तुम्हारी प्रोटेक्शन देंगे। उनकी फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स ले लिए गए, कहा कि अब तो तुम्हारी युद्ध नहीं कर रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी का क्या करोगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। हमारी सेना तुम्हारे कोर्ट में रहेगी, इसके लिए तुम्हें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर राजा से बहुत बड़ी जमीन ले ली गई, उसकी सोवरेनिटी ले ली गई, इसकी आर्मी ले ली गई, और फिर राजा अंग्रेजों का साथी के रूप में चलता रहा ऑलमोस्ट फ्रॉम 1798 टिल 1947। इनफैक्ट 1948 के सितंबर महीने तक निज़ाम तैयार ही नहीं थे, बिकॉज ही वॉज अंडर दिस पैट्रोनेज अराउंड कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट हूँ, और फिर ऑपरेशन बोड़ो करना पड़ा हमें। अच्छा सर, विद्यार्थियों की जानकारी और रिवीजन के लिए थोड़ा अगर आप ऊपर पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में ये नीतियाँ कितनी कारगर रही उस पर बता सकें। सर पंजाब और नॉर्थ वेस्ट का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, क्योंकि पंजाब को जीतने के लिए ब्रिटिश ने इनिशियली प्लान किया था, मतलब 1820-30 के दशक में, बट दे रियलाइज दिस पार्ट कि पंजाब में शेर पंजाब बैठा हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह। तो 1799 से 1839 के बीच में रंजीत सिंह का दौर था। रंजीत सिंह इनफैक्ट कश्मीर से लेके ये पंजाब और सिंध की बॉर्डर्स तक पहुंच गए थे, ऑल द वे अप टिल अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान के ऊपर भी उनकी सेना ने अटैक किया था।
तो होता क्या है कि रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तो ब्रिटिश ने उनके साथ पैक्ट करके रखा। इनफैक्ट अफगानिस्तान में जब युद्ध किया 1836-37 के बाद ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर था, तभी भी रणजीत सिंह का उपयोग किया गया कि आप आओ, आप अफगानिस्तान को अपने ताबे में लेना, हम साथ में लड़ेंगे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे उनकी मृत्यु होगी तो उनकी फैमिली में सक्सेशन वॉर शुरू हो गए, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हो गए और किंग मेकर्स बन के आए कोर्ट पॉलिटिक्स के अंदर ही। तो डोगरा ब्रदर्स हुआ करते थे, सिख बंधु हुआ करते थे, बहुत सारे सरदार थे, इन सब के बीच में लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाइयों का एक्सप्लोइटेशन ब्रिटिश ने किया। तो वो जो डिवाइड एंड रूल की जो कहानी है ना, वो होती है, 2 लड़ाइयाँ हुई 1844 से 46 के बीच में और दूसरा 1848-49 के बीच में। 44 से 46 के बीच में होती है पहली एंग्लो सिख वॉर, जिसके द्वारा ब्रिटिश ने पंजाब को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और वहां पे खत्म करने के बाद पंजाब के ऊपर, जो पंजाब पहले एक्चुअली रणजीत सिंह ने कश्मीर भी जीता था, वो कश्मीर वाला रीजन इन्होंने गुलाब सिंह को दे दिया, जो इनके ही एक टाइम के ऊपर सेनापति हुआ करते थे, रणजीत सिंह के साथ में काम करते थे। बट देन विल सी कि कश्मीर को अलग कर दिया क्योंकि वहां पे सीधा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आ गया और फिर उसके बाद 1848-49 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर डलहौजी के द्वारा की गई और पंजाब का एनेक्सेशन हो गया। तो मित्रों, काफी गहराई से सर ने पूरी क्रोनोलॉजी हमें बताई। मित्रों, इस आजादी के पर्व पर केवल 16,999 में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की लाइव क्लासेस द्वारा 1 साल के लिए तैयारी अनअकैडमी आपको दे रहा है। और क्योंकि हम आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 80 लकी लर्नर्स को 100% फीस रिफंड दी जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी का 2 साल या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की डिजिटल एक्सेस और साथ ही साथ उसके यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन की डिजिटल एक्सेस आपको दी जाएगी। और मिलेगा सीएससी एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइडेड की नियमित हाजिरी, नियमित मॉक टेस्ट आपने दिए थे और 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया था। और अनअकैडमी इन कोर्सेज से टॉपर्स को फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। यहाँ हम फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले लर्नर्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे लर्नर जिन्होंने हमें फीस देकर पढ़ाई की थी। तो पिछली एग्जाम सीजन में ऐसे 100 से ज्यादा टॉपर्स है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है अनअकैडमी के माध्यम से। तो डिस्काउंट कोड mrunal.org द्वारा आज ही जुड़े, क्योंकि ये एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेन, सीसेट, जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है। याद रहे 14 अगस्त इन सब ऑफर्स की आखिरी तारीख है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.